अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि सन 711 ईस्वी बहरा रूम की तेज़ लहरें एक छोटे से लश्कर को अपने सीने पर उठाए हुए स्पेन के साहिल की तरफ ले जा रही हैं। सिर्फ 7,000 सिपाही सामने एक ऐसी सल्तनत जिसकी फ़ौज इनसे कई गुना ज़्यादा है। नाज़रीन, हर शख्स के जहन में एक ही सवाल था, क्या ये चंद हज़ार मुसलमान वाकई पूरे स्पेन को फतह कर सकते हैं? लेकिन फिर इनके सिपा सलार ने एक ऐसा फैसला किया जिसने तारीख को एक नया मोड़ दिया। नाज़रीन, इसने अपने ही बहरी जहाज जलवा दिए और अपनी फ़ौज से एक ऐसा तारीखी जुमला बोला जो सदियों बाद भी बहादुरी और जुर्रत का जेवर समझा जाता है। नाज़रीन, उसने कहा, पीछे समंदर है, सामने दुश्मन, अब या तो फतह होगी या शहादत। नाज़रीन, ये अल्फाज आज भी तारीख के सुनहरी औराक में जिंदा है। यह है मुसलमानों की स्पेन फतह करने की हैरत अंगेज दास्तान। नाज़रीन, इस वक्त स्पेन पर विज़िगोथ बादशाह हुकूमत कर रहे थे। बज़ाहिर ये एक मजबूत सल्तनत थी, लेकिन अंदर से बहुत ही कमज़ोर थे। बादशाह रुडार्क तख्त पर काबिज था, मगर बहुत से उमरा जर्नैल इससे नाखुश थे। नाज़रीन, सल्तनत के अंदर खाना जंगी साजिश, जुल्म और सियासी इख्तिलाफात आम थे। आम लोग भारी टैक्सों से तंग आ चुके थे। यहूदी बरादरी पर सख्त पाबंदियां लगाई हुई थीं। हर तरफ बेचैनी थी। इसी दौरान शुमाली अफ्रीका में मुसलमान तेजी से अपनी हुकूमत को मजबूत कर रहे थे। अमवी खिलाफत के ज़ेरे इंतज़ाम पूरा शुमाली अफ्रीका इस्लाम के ज़ेरे नगी हो चुका था। नाज़रीन, वहाँ के गवर्नर मूसा बिन नसीर थे। मूसा बिन नसीर एक बेहतरीन मुनज़्ज़म, काबिल जर्नैल और दूर अंदेश हुक्मरान थे। नाज़रीन, उन्हें अंदाज़ा था कि स्पेन अंदर से कमज़ोर हो चुका है, लेकिन समंदर पार करना कोई मामूली बात नहीं थी। मूसा बिन नसीर के पास एक ऐसा नौजवान जर्नैल मौजूद था जिसका नाम तारक बिन ज़ियाद था। तारक बिन ज़ियाद बहादुर, अक्लमंद और बेमिसाल सिपा सलार था। इसकी क़यादत में मुसलमान फ़ौजें शुमाली अफ्रीका में मुसलसल कामयाबियाँ हासिल कर रही थी। मूसा बिन नसीर ने महसूस किया कि अगर स्पेन पर हमला करना है तो इस जिम्मेदारी के लिए तारक बिन ज़ियाद से बेहतरीन शख्स कोई नहीं हो सकता। मगर अब भी एक सवाल बाकी था, क्या वाकई स्पेन पर हमला करना मुमकिन था? इस दौरान स्पेन के चंद नाराज़ हुक्मरानों ने मुसलमानों से रब्ता किया। उन्होंने बताया कि अगर मुसलमान हमला करें तो अंदर से भी मदद मिल सकती है। पहले एक छोटा सा जासूसी मिशन भेजा गया। इस मिशन ने वापस आकर इतला दी कि स्पेन वाकया ही अंदर से कमज़ोर है। अब फैसला हो चुका था। सन 711 ईस्वी में तारक बिन ज़ियाद तकरीबन 7,000 सिपाहियों के साथ बहरा रूम अबूर करने निकल पड़ा। इन्हें शायद खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि वो सिर्फ एक जंग नहीं बल्कि 800 साला इस्लामी तारीख की बुनियाद रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, जब मुसलमान स्पेन के साहिल पर उतरे तो इन्हें तसव्वुर नहीं था कि चंद ही दिनों में पूरी दुनिया एक नई तारीख लिखने जा रही है। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का महीना था। सन 711 ईस्वी में मुसलमान फ़ौज बहरा रूम अबूर करके स्पेन के जनूबी साहिल पर पहुंच चुकी थी। ये वो मकाम था जिसे आज भी जबल तारक कहा जाता है। नाज़रीन, इस अजीम सिपा सलार के नाम पर इस पहाड़ का नाम हमेशा के लिए तारीख में अमर हो गया। लेकिन असल इम्तिहान अभी शुरू हुआ था। सामने ताकतवर विज़िगोथ सल्तनत और पीछे बेरहम समंदर। अब वापसी आसान नहीं थी। नाज़रीन, कहा जाता है, बल्कि तारीख इस बात की गवाह है कि तारक बिन ज़ियाद ने जब अपने सिपाहियों की हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए जहाज़ जलाने का हुक्म दिया तो इस वाक़े की तारीख हैसियत पर इख्तलाफ करते हैं, लेकिन ये रवायत इस्लामी तारीख में बहुत मशहूर है। जब आग के शोले आसमान तक पहुँचे, सिपाहियों के चेहरे पुरहैरत हो गए। अब वापस जाने का कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। इस लम्हे तारक बिन ज़ियाद अपनी फ़ौज के सामने आए और बोले, ऐ लोगो, अब भाग कर कहाँ जाओगे? तुम्हारे पीछे समंदर है और सामने दुश्मन। अल्लाह की कसम, तुम्हारे लिए सब्र, बहादुरी और अल्लाह पर भरोसे के अलावा कुछ नहीं बचा। याद रखो, अगर तुम आज साबित कदम रहोगे तो सिर्फ एक जंग नहीं जीतोगे बल्कि आने वाली नस्लें तुम्हें हमेशा के लिए याद रखेंगी। नाज़रीन, ये अल्फाज सुनकर मुसलमानों के दिलों में एक ताकत पैदा हो गई। अब हर सिपाही शहादत या फतह के जज्बे से सरशार था। इधर स्पेन का बादशाह रुडार्क अपने महल में मौजूद था। जब इसको इतला मिली कि मुसलमान साहिल अबूर करके स्पेन में दाखिल हो चुके हैं, पहले तो उसे यकीन ही नहीं आया। और जब उसे
مسلمانوں کی تعداد کا پتہ لگا تو وہ ہنس پڑا اور اس نے کہا یہ چند ہزار لوگ ہماری سلطنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر احتیاطاً اس نے اپنی پوری فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ چند ہی دنوں میں اس نے اپنی فوج کا زیادہ تر حصہ اکٹھا کر لیا۔ جولائی 711 عیسوی میں وادی لقا میں دو عظیم لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے، ایک طرف روڈارک کی زبردست فوج، دوسری طرف ایمان سے لبریز مسلمان سپاہی۔ فضا میں عجیب خاموشی تھی، ہر شخص جانتا تھا آج کی جنگ دو فوجوں کے درمیان نہیں بلکہ دو تاریخوں کے درمیان ہے۔ اچانک نکارہ بجا اور دوسری طرف سے اللہ اکبر کی صدا گونجی، دونوں فوجیں ایک دوسرے کی طرف لپک پڑیں، تلواریں ٹکرانے لگیں، نیزے چلنے لگے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین میں لرز پیدا ہو رہی تھی۔ شروع میں ویزیگوت فوج اپنی تعداد کی وجہ سے غالب آتی دکھائی نظر آ رہی تھی، لیکن مسلمان سپاہیوں کا جذبہ، ان کی نظم و ضبط اور طارق بن زیاد کی شاندار حکمت عملی آہستہ آہستہ جنگ کا رخ بدلنے لگی۔ ناظرین، جنگ کے دوران روڈارک کے کچھ جرنیل جو پہلے ہی اس سے ناراض تھے، اس کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے پوری جنگ کا نقشہ بدل دیا۔ ویزیگوت فوج میں افراتفری مچ گئی، صفیں ٹوٹنے لگی، سپاہی بھاگنے لگے اور مسلمان ہر طرف سے آگے بڑھنے لگے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد روڈارک خود بھی لاپتہ ہو گیا۔ کچھ روایات کے مطابق میدان جنگ میں مارا گیا، لیکن اس کی لاش کبھی یقینی طور پر نہیں مل سکی۔ لیکن ایک بات طے ہے، ویزیگوت سلطنت کا سورج غروب ہو چکا تھا اور اسپین میں ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا۔ صرف ایک جنگ اور 800 سالہ اسلامی تاریخ کی بنیاد رکھی گئی، لیکن اصل حیرت تو ابھی باقی تھی۔ ناظرین، کیونکہ اب مسلمانوں کے سامنے پورا اسپین خود آ پڑا تھا۔ وادی لقا کی جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن حقیقت میں یہ صرف ایک جنگ کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئی تہذیب کی آغاز کی پہلی صبح تھی۔ ناظرین، روڈارک کی شکست کے بعد ویزیگوت سلطنت کا مضبوط دفاعی نظام ٹوٹ چکا تھا۔ اب اسپین کے بڑے بڑے شہر مسلمانوں کے قبضہ میں آنے لگ پڑے تھے۔ طارق بن زیاد نے وقت ضائع کیے بغیر نے اپنی فوج کو مختلف دستوں میں تقسیم کر دیا تاکہ ایک ہی وقت میں کئی شہروں کی طرف مزید پیش قدمی کی جا سکے۔ ایک دستہ قرطبہ کی طرف روانہ ہوا، دوسرا غرناطہ کی جانب اور خود طارق بن زیاد تلیتیا کی جانب بڑھے۔ ہر قدم کے ساتھ اسلامی لشکر کا اعتماد بڑھتا جا رہا تھا۔ قرطبہ ایک مضبوط اور خوشحال شہر تھا، اس کی دیواریں بلند اور دروازے انتہائی محفوظ تھے، لیکن مسلمانوں نے براہ راست حملہ کرنے کی بجائے حکمت عملی اختیار کی۔ چند جانباز سپاہی رات کے تاریکی میں ایک کمزور مقام سے شہر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے مرکزی دروازہ کھول دیا اور صبح ہونے سے پہلے مسلمان شہر میں داخل ہو گئے۔ مختصر جنگ کے بعد قرطبہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ قرطبہ کے لوگوں نے حیرت سے دیکھا کہ فاتح فوج نہ تو لوٹ مار کر رہی تھی اور نہ ہی عام شہریوں کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ ناظرین، مسلمان سپاہیوں کو سختی سے ہدایت دی گئی تھی کہ عورتوں، بچوں، بزرگوں اور عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اسی رویے نے بہت سے مقامی لوگوں کا دل جیت لیا۔ ناظرین، دوسری طرف طارق بن زیاد اپنے منتخب سپاہیوں کے ساتھ اسپین کی سب سے عام جگہ تلیتیا کی جانب بڑھ رہے تھے۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ ویزیگوت سلطنت کا سیاسی مرکز بھی تھا۔ اگر یہ شہر فتح ہو جاتا تو پورا اسپین عملی طور پر مسلمانوں کے زیر نگی آ جاتا۔ جب تلیتیا کے امراء کو روڈارک کی شکست کی خبر ملی تو پورے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ بہت سے سردار اپنا خزانہ لے کر فرار ہو گئے، کچھ شمالی اسپین کی طرف نکل گئے اور جو کہ باقی بچے تھے انہوں نے امن کے ساتھ شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا۔ سن 711 عیسوی میں تاریخ کا ایسا عظیم دن تھا جب طارق بن زیاد بغیر کسی بڑی لڑائی کے تلیتیا میں داخل ہوئے۔ دارالحکومت پر اسلامی پرچم لہرایا گیا۔ صرف چند ماہ پہلے یہ سب ایک خواب لگتا تھا اور آج پورا اسپین مسلمانوں کے سامنے جھک رہا تھا۔ ناظرین، شمالی افریقہ میں موسیٰ بن نصیر بے چینی سے خبروں کے منتظر تھے۔ اچانک ایک قاصد آیا جس نے خوش خبری سنائی، طارق بن زیاد نے اسپین کا دارالحکومت فتح کر لیا ہے۔ یہ خبر سن کر موسیٰ بن نصیر نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ جانتے تھے کہ ابھی سفر ختم نہیں ہوا، اب انہیں خود بھی ایک بڑی فوج کے ساتھ اسپین جانا ہوگا۔ صرف ایک سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ چند ہزار مسلمان سپاہی یورپ کی ایک عظیم سلطنت کو شکست دے دیں گے۔ لیکن اس کامیابی کی اصل کہانی ابھی باقی تھی، کیونکہ موسیٰ بن نصیر کی آمد اندلس کی تاریخ کو ایک نیا رخ دینے والی تھی۔ سن 712 عیسوی موسیٰ بن نصیر تقریباً 18,000 سپاہیوں کو ساتھ لے کر اسپین کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کا مقصد صرف جنگ کرنا نہیں تھا بلکہ نئی فتوحات کو منظم کرنا
और बागी इलाकों को काबू में लाना और इस्लामी हुकूमत को मुस्तहकम करना था। चंद ही दिनों में इनका लश्कर स्पेन के साहिल पर उतर चुका था। मूसा बिन नसीर ने जनूबी स्पेन के कई मजबूत शहरों की तरफ पेशकदमी की जहां मुजामत भी हुई, जंग लड़ी गई और कुछ ऐसे इलाके थे जहां लोगों ने सुलह कबूल की और उनके साथ अमन के मुआहदे किए गए। रफ्ता रफ्ता अशबेलिया, मुरीदा और दिगर आम इलाके भी इस्लामी हुकूमत का हिस्सा बनते गए। हर फतह के बाद आम लोगों की जान और माल की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दी गई। आखिरकार वो तारीखी लम्हा आ गया जब तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नसीर आमने सामने थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और ये सिर्फ दो जर्नैलों की मुलाकात नहीं थी बल्कि दो अजीम मुजाहिदीन की कामयाबी का लम्हा था। अगरचे बाज़ रवायात में इनके दरमियान इख्तलाफात का जिक्र मिलता है लेकिन इनकी तफसीलात पर मुर्रिखीन की आरा मुख्तलिफ। नाज़रीन, एक बात तो यकीनी है कि दोनों ने मिलकर अंदलुस में इस्लामी इक़्तिदार को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। अब जंग की जगह अमन ने लेना शुरू कर दी, अदालतें कायम की गई, टैक्स के निज़ाम को मुनज़्ज़म किया गया, सड़कों की हिफाजत बेहतर बनाई गई, मकामी आबादी को अपने मज़हब पर अमल करने की इजाज़त दी गई और बहुत से शहरों में तजारत दोबारा फ़रोग़ पाने लगी। नाज़रीन, मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब एक नए निज़ाम के तहत ज़िंदगी गुजारने लगे। अंदलुस की मुसलसल कामयाबियों की खबर अमवी दारुल हुकूमत दमिश्क पहुंची तो खलीफा ने मूसा बिन नसीर और तारिक बिन ज़ियाद दोनों को हाज़िर होने का हुक्म दिया। ये एक तारीखी लम्हा था जब दो अजीम लीडर्स, दो अजीम फातहीन जिन्होंने यूरोप की तारीख बदल कर रख दी, अब खिलाफत के सामने अपनी फतूहात की रिपोर्ट्स पेश करने वाले थे। नाज़रीन, 711 ईस्वी में शुरू होने वाली ये फतूहात का सफ़र एक फ़ौजी कामयाबी नहीं था, ये इस अजीम तहजीब की बुनियाद थी जो आने वाली 800 बरस तक अंदलुस को इल्म, फ़न, तजारत, तिब, रियाजी, इल्म फल्कियात और तामीरात का आलमी मरकज़ बनाने वाली थी। नाज़रीन, कुर्तुबा, गरनाता और अशबेलिया दुनिया के रोशन तरीन शहरों में शुमार होने लगे, लेकिन हर उरूज के बाद ज़वाल भी आता है और अंदलुस की दास्तान इसी असूल से मुख्तलिफ न थी। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बिलाखिर एक ऐसा अजीब वक्त आया जब मुसलमान हुक्मरान आपस में तकसीम हो गए। स्पेन की छोटी छोटी रियासतें बन गई, इक़्तिदार की जंगें शुरू हो गई। दुश्मन जो पहले कमज़ोर था अब मुतहिद हो रहा था। शुमाली स्पेन के ईसाई रियासतों ने दोबारा अपने इलाके वापस लेने की मुहिम शुरू कर दी। यही मुहिम बाद में रिकॉन्क्विस्टा के नाम से मशहूर हुई। सदियों की जंग के बाद अंदलुस में सिर्फ एक इस्लामी रियासत बाकी रह गई, गरनाता। नाज़रीन, ये एक खूबसूरत, मजबूत और खुशहाल रियासत थी लेकिन चारों तरफ से दुश्मन के घेरे में थी। आखिरकार 2 जनवरी 1492 ईस्वी में वो दिन आ गया जिसने 800 साल इस्लामी हुकूमत के बाब को बंद कर दिया। गरनाता ने हथियार डाल दिए। आखिरी मुसलमान हुक्मरान अबू अब्दुल्ला मोहम्मद, जिसे मगरबी तारीख में अबू अब्दील कहा जाता है, शहर छोड़ने पर मजबूर हो। रवायत है कि जब इसने आखिरी बार अल-हमरा महल की तरफ देखा तो इनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन सल्तनत ख़त्म हो चुकी थी। नाज़रीन, सल्तनत तो ख़त्म हो गई लेकिन तहज़ीब ख़त्म नहीं हुई थी। आज भी कुर्तुबा की अजीम मस्जिद, अल-हमरा महल, कदीम पुल, बागात और इल्मी आसार इस अजीम दौर की गवाही देते हैं। अंदलुस ने दुनिया को सिर्फ फतवाहत नहीं दी बल्कि रवादारी, फ़न तामीर और तहजीब का ऐसा खजाना दिया जिसने पूरी इंसानियत ने फ़ायदा उठाया। नाज़रीन, तारीख हमेशा सिर्फ मासी नहीं सुनाती बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी सबक देती है। अंदलुस का उरूज हमें बताता है कि इल्म, फ़न, इत्तेहाद और इंसाफ कौमों को अज़मत अता करते हैं और इसका ज़वाल हमें याद दिलाता है कि इख्तलाफात, कमज़ोरी और नाइत्तेफ़ाक़ी सबसे ताकतवर सल्तनतों को भी तारीख का हिस्सा बना देते हैं। तो नाज़रीन, ये थी मुसलमानों के स्पेन फतह करने की दास्तान और इसके उरूज ज़वाल की हैरत अंगेज़ कहानी। अगर आपको ये तारीख़ी वीडियो पसंद आई तो हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और मज़ीद ऐसी दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।